हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के क्लास में हम बात करेंगे ब्लड क्लॉथिंग यानी ब्लड का रक्त का जमना। ठीक है, इससे पहले की क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ परिवहन के बारे में, परिवहन कैसे होता है, परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या जो सुविधाएं होती है नफ्स वगैरह सारे चीज़ मैं वहाँ पर बता चुका हूँ। आरबीसी WBC सारे चीज़ का वहाँ पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, पूरे एक एक टॉपिक का विस्तार के साथ में कि हमारे शरीर में कितने आरबीसी होते हैं, कितने WBC, कितने क्या होता है, कैसे होता है, हमारा परिसंचरण कैसे होता है, कौन सा भाग कैसे काम करता है, सारे चीज़ का डिटेल्स में मैं चर्चा वहाँ पर कर चुका हूँ। ठीक है, और आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लड कैसे जमता है, रक्त कैसे जमता है। रक्त का जमना द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का है। इसे हम आज इस क्लास में हम देखेंगे कि यह रक्त का जमना क्या होता है, कैसे रक्त जमता है और रक्त का जमना क्यों जरूरी है, रक्त क्यों जमना चाहिए। ठीक है, हमारे शरीर में ध्यान दीजिएगा, रक्त का जमना भी जरूरी है, रक्त का नहीं जमना भी जरूरी है। ठीक, कैसे होता है हम यहाँ पर आज के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यदि मेरे पूर्व वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। और ये इसका कोई क्लास नहीं होता है, सारे क्लास के लिए अवेलेबल है। यदि आप 10th स्टैंडर्ड में है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यह कार्यगत सिद्ध होने वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम का सीजन भी आ गया है तो आप जल्दी जल्दी इसे रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। एक एक बार में समझ में आ जाएगा। मेरे क्लास के बाद में आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता है। ठीक है, ऑफलाइन के क्लास में भी और ऑनलाइन के क्लास में भी। तो ठीक है, आइए हम यहाँ पर देखते हैं, इसे समझते हैं कि क्लॉथिंग ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड का जमना किसे कहते हैं, रक्त का जमना, रक्त क्यों जमता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहले समझिएगा कि रक्त यदि हमारे शरीर के अंदर जम जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगा। कोई नफ्स में जम जाए तो वहाँ पर वह जाम कर देगा, नफ्स को ब्लड को आगे नहीं जाने देगा, यानी कि हमें शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि कहीं नफ्स कट जाए, जैसे हमारे हाथ वगैरह कट जाता है किसी चीज़ ले तो वहाँ पर ब्लड निकलने लगता है, तो वहाँ पर ब्लड के जमना जरूरी है, वहाँ पर ब्लड को जमना चाहिए। ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर हमारे ब्लड का नहीं जमना चाहिए, शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमना चाहिए, शरीर के बाहर निकलते ही ब्लड को जम जाना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेशन है हमारे शरीर का। हम इसे समझते हैं कि कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह समझते हैं कि ब्लड आखिर जमता कैसे है, ब्लड कैसे जमता है ये हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लड को जमने के लिए अक्सर हम पढ़ते हैं विटामिन के। ब्लड को जमाने के लिए जरूरत होता है शरीर में विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, ब्लड को जमाने में मदद करता है। भले ब्लड को जमाने के लिए विटामिन कौन सा है तो विटामिन के हम मार देंगे, लेकिन ओरिजिनल प्रोसेस क्या होता है हम नीचे समझते हैं। विटामिन के, बस इसे ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिए। ठीक है, ब्लड का जमने का जो प्रोसेस होता है उसका 4 मिनट का होता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉथिंग करता है उसका प्रोसेस 4 मिनट का होता है। 4 मिनट समय लगता है हमारे ब्लड को जमने में। तब तक हम यदि हमारा हाथ कट गया है तो हम वहाँ पर हमें 4 मिनट तक कम से कम उसको बांध कर या दाब कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि हाथ कटा है 4 मिनट तक नहीं रखेंगे तो वहाँ पर लगातार ब्लड निकलता रहेगा, तो फिर ब्लड रुकेगा तभी ना जमेगा, चलता रहेगा तो थोड़ी नहीं जमेगा। तो इसलिए वहाँ पर हम ब्लड को 4 मिनट तक दबा कर रखते हैं। 4 मिनट का प्रोसेस होता है ब्लड को जमाने का। ठीक है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम समझते हैं थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स होता है हमारे शरीर का। प्लेटलेट्स जो कि ब्लड को जमाने में मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, वो थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में जो ही आता है, हमारे शरीर के अंदर वायु है लेकिन उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये डायरेक्ट वायु के जब संपर्क में आता है तो वायु के साथ में मिलकर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखिए, थ्रोम्बोसाइट वायु से थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है या कैल्शियम, हमारे शरीर में जो उपस्थित कैल्शियम है धातु है, कैल्शियम क्या है, धातु है। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन ये प्रोटीन है हमारे शरीर का, क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है, प्रोटीन है। तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन और धातु और प्रोथ्रोम्बिन जब आपस में मिलते हैं तो इससे निर्माण होता है थ्रोम्बिन का। क्या निर्माण होता है, थ्रोम्बिन का। कौन कौन से मिलकर, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन जब आपस में तीनों मिलते हैं तो थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। और यह थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन जो हमारे रक्त में उपस्थित होता है, फाइब्रिनो प्लाज्मा में उपस्थित होता है। आपको पढ़ाए थे कि इसमें इसको निकाल दिया जाएगा प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा का पूरा मतलब अस्तित्व, इसे अलग किया जाता है तो प्लाज्मा अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं फाइब्रिन। ठीक है, प्लाज्मा का भाग होता है। फाइब्रिनोजिन से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, फाइब्रिन बना लेता है। फाइब्रिन क्या होता है, तो एक जाली की जैसी रचना होती है, इस तरह जाली की जैसी रचना बन जाती है, जाली जैसी रचना, जाल की जैसा रचना बन जाता है। ठीक है, कौन, फाइब्रिनोजिन जाल की जैसा रचना बन जाता है। और फाइब्रिन में ही आरबीसी, WBC, ध्यान दीजिएगा,
कैसे होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, ब्लड चीज़ें भी हमारे हाथ कटा तो यहाँ पर ब्लड आया ना, तो ब्लड आया तो ब्लड के साथ में थ्रोम्बोसाइट भी आया, और थ्रोम्बोसाइट आकर वायु से संपर्क, हवा है तो वायुमंडल में, उससे संपर्क में आया और उससे संपर्क करके क्या बना लिया, थ्रोम्बोप्लाटिन बना लिया। क्या बना लिया, थ्रोम्बोप्लाटिन बना लिया। और यह थ्रोम्बोप्लाटिन के जो हमारे ब्लड में कैल्शियम है, उसके बाद में उसमें प्रोथ्रोम्बिन है, उससे अभिक्रिया करता है, उससे अभिक्रिया करके थ्रोम्बिन बना लेता है। और थ्रोम्बिन जो है हमारे ब्लड के फाइब्रिनोजिन से अभिक्रिया करता है और फाइब्रिनोजिन से मिलकर फाइब्रिन बना लेता है। फाइब्रिन क्या होती है, एक जाली होती है। फाइब्रिन क्या होती है, एक जाली जैसी रचना होती है जो कि हमारे कटा हुआ भाग के ऊपर बन जाती है और उसके नीचे से ब्लड जाने लगता है, उसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें आकर फंस जाते हैं। ठीक है, उसमें उसी में फंस जाते हैं। फंसने के बाद वो मोटा हो जाता है और उसके नीचे से आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब निकल आके चला जाता है। इस तरह जो हमारी कोशिकाएं वहाँ पर कटे सेल्स कटा हुआ रहता है, उस सेल्स धीरे धीरे अपना संयोजन करके उसे ठीक कर लेता है। उसके बाद वो जाली जैसी जो रचना रहती है ऊपर आ जाती है, तो हमारा जो हाथ ठीक हो जाता है तो उसे हम उखाड़ के फेंक देते हैं या कबाड़ देते हैं। ठीक है, जब अपनी भोजपुरी की भाषा में क्या बोलते हैं, उसे खोरठी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खोरठी। उसे निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यदि फाइब्रिनोजिन यानी जाली जैसी रचना बनाया, उसे हम निकाल कर नहीं फेंके तो वहाँ पर वो पुनः ब्लड निकलने लगता है, यानी पुनः वहाँ पर यह क्लॉथिंग का काम शुरू हो जाता है। ये 4 मिनट का प्रोसेस होता है। 4 मिनट के अंदर यह मतलब बनाता है जाली के जैसा रचना। यदि हम फिटकरी वगैरह का यूज करें तो उसमें पहले से क्षार रहता है, तो वो जल्दी से ब्लड को जमा देता है, यानी 4 मिनट से पहले ही ब्लड को जमा देता है। इसलिए कभी भी दाढ़ी वाड़ी बनाते समय कट जाता है तो वहाँ पर फिटकरी विटकरी यूज किया जाता है, क्योंकि जल्दी से ब्लड को क्लॉथ कर देता है, जमा देता है, ब्लड निकलने नहीं देता है फिटकरी वगैरह। ठीक है, आया समझ में ना। ये सारी चीज समझ में आ गया आप लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के अंदर भी तो ये प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर के अंदर एक होता है हैपरिन। हैपरिन, ठीक है ना, हैपरिन शरीर के अंदर एक पाया जाता है हैपरिन, जिसकी खास अहमियत यह है कि हैपरिन जो है वायु के संपर्क में आते ही मर जाता है। मतलब ये वायु से अभिक्रिया करेगा तो यह डेड हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन वायु के अंदर ध्यान दीजिएगा, हैपरिन हमारे शरीर में, पूरे शरीर में घूमता रहता है। ये जब भी फाइब्रिन हमारे शरीर में ब्लड को जमाने की कोशिश करता है, बस हैपरिन रोक देता है। हैपरिन उनके जो जमाने का फंक्शन उसको तोड़ देता है, तोड़कर अलग अलग कर देता है, जमने नहीं देता है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ब्लड को जमने से कौन रोकता है, हैपरिन रोकता है। ब्लड को जमने से कौन रोकता है, तो हैपरिन रोकता है, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। ब्लड को जमने से रोकना, इसको हम एंटी क्लॉथिंग बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एंटी क्लॉथिंग भी बोलते हैं। किसको, हैपरिन को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉथिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हैपरिन को एंटी क्लॉथिंग भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यह ब्लड को जमने से रोकता है। लेकिन इसकी सबसे खास अहमियत यह है कि जब ये हवा के संपर्क में आता है तो यह मर जाता है। इसका मरना भी जरूरी है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा हाथ कटा, वहां पर ब्लड का जमना जरूरी है। ठीक है, तो यदि वहां पर ब्लड जम रहा है तो हैपरिन आकर रोक दिया, नहीं जम, नहीं जम, नहीं वहां पर नहीं जमना है, वहां पर नहीं जमना है, उसको रोक दिया। तो फिर वहां पर ब्लड नहीं जमेगा, ब्लड निकलता जाएगा, पूरे शरीर से हमारा ब्लड निकल जाएगा, ऐसा है ना। लेकिन वहाँ पर तो ब्लड का जमना जरूरी है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भगवान जी बहुत अच्छे से दिमाग लगाए हैं कि जब इसको जमना, ब्लड जहाँ पर ब्लड जमना है वहाँ पर हैपरिन जाते ही वह मर जाएगा। जहाँ पर ब्लड जमना है वहाँ पर जब ही हैपरिन पहुँचेगा तो हैपरिन मर जाएगा, और जहाँ पर ब्लड नहीं जमना है वहाँ पर हैपरिन यदि ब्लड को जमाएगा फाइब्रिनोजिन तो वहाँ पर क्या करेगा, या मारकर तोड़ देगा। यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड का नहीं जमना है, समझिए। तो वहाँ पर यदि हैपरिन ये ब्लड को जमाएगा तो हैपरिन वहाँ पर नहीं मरेगा, उससे ब्लड के संगठन को तोड़ देगा। लेकिन ये अदर कई जगह हमारे ब्लड को ये जमाएगा तो वहाँ पर उससे जमने देगा, वहाँ पर ये मर जाएगा। ठीक है, इनका कम्युनिकेशन समझिए कि जब इसको ज़रूरत है, इसका काम करने की ज़रूरत है तो ये मर जाता है, जब इसको ज़रूरत है तो ये मर जाता है। ये मतलब ये काम ही नहीं करता है, आया समझ में ना। तो ये इसका दोनों का कम्युनिकेशन है, आया समझ में। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी हम डॉक्टर के पास में सुई वगैरह लेते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, कभी कभी सुई डॉक्टर ऐसा दे देता है कि जहाँ पर सुई दिया वहाँ पर सूजन हो जाता है, काढ़ा हो जाता है, इस टाइप की हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जब डॉक्टर सुई देता है तो वहाँ पर डॉक्टर थोड़ा सा गलती कर देता है। कभी भी आप देखे होंगे कि डॉक्टर जब भी सुई दे रहा होगा ना, तो आपको कितना भी महंगा उसमें दवाई हो, विटामिन हो, कुछ भी हो, तो जब भी वो सुई देने से पहले उसे दाब कर थोड़ा सा नीचे गिराता है, थोड़ा सा जरूर नीचे गिराएगा, पक्का जरूर नीचे गिराएगा। नहीं
गिराएगा तो फिर प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। तो वहाँ पर थोड़ा सा नीचे गिराता है, मतलब क्या कि जो उसका नीडल होता है ना, उसके अंदर हवा भरा रहता है, ठीक है। तो जब पीछे से प्रेशर देता है तो वह नीडल को साफ करता है, उसमें से सारे दवा निकलती है, कुछ हवा निकल जाता है, बिल्कुल साफ हो जाता है। तब वो उसे हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है ताकि 1% भी हवा हमारे शरीर में ना जाए। यदि 1% भी हवा जाएगा ना तो ये वहाँ पर हेपरिन को मार देगा और ये सारे काम करना शुरू कर देगा, ब्लड को जमाने शुरू कर देगा। कभी कभी हमें डॉक्टर ऐसा सुई दे देते हैं कि वह हाथ वगैरह सब सूज जाता है। तो कैसे होता है, वह कभी कभी थोड़ा सा उसमें हवा रह जाता है, उसी तरह हमारे अंदर डाल दिया ना तो वह क्या होता है कि हवा पहुँच गया ना तो वहाँ का हेपरिन को मार देता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, जिसके कारण सूज जाता है। आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो थोड़ी नहीं बोलेगा कि हमारी गलती है, बोलेगा थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह से दिए ठीक हो जाएगा। तो इस तरह क्रिया होती है। अच्छा, पानी यदि आपके शरीर में इंजेक्ट किया जा रहा हो, डॉक्टर इंजेक्ट कर रहा हो पानी वगैरह, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि थोड़ा सा बोतल में थोड़ा सा पानी रहता है, तभी उसको बंद कर दिया जाता है। यदि नहीं किया जाएगा तो फिर ब्लड में हमारे हवा एयर चला जाएगा और एयर चलेगा तो ब्लड क्लॉटिंग होने लगेगा। इसलिए बोतल में थोड़ा सा पानी रहता है तभी ही वो उसको बंद कर दिया जाता है, क्लॉथ कर दिया जाता है वहाँ से, ताकि वो हवा अंदर ना जाए। तो ये ब्लड की क्लॉथिंग की प्रक्रिया होती है जो कि 4 मिनट की होती है, 4 मिनट के अंतराल इसका चलता है। हाँ, समझ में आ गया? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया है और हम मिलते हैं अगले क्लास में। वहाँ पर मैं आपको हृदय पढ़ाऊंगा कि हृदय क्या होता है, उसे कैसे काम करता है, कैसे वह पंप करता है ब्लड को, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। यहाँ पर पहले हम उस वीडियो में बताए थे कि ब्लड का जमना, यदि इस वीडियो में नहीं हुआ तो हम अगले एक छोटा सा वीडियो डालेंगे। तो ये उसका क्लास है जो छोटा सा 10 से 11 मिनट का क्लास है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। और इसके बाद का जो हमारा क्लास आएगा ना उसमें हम आपको हृदय पढ़ाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बायोलॉजी का, तो उसे हम ध्यानपूर्वक आसानी से धीरे धीरे बिल्कुल समझेंगे ताकि अच्छे से सबको समझ में आ जाए एक ही बार में। अब मेरा प्राय आपको पता है कि समझ में आ जाता है, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए, वहाँ पर हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि हम आपको वहाँ पर अगले क्लास में इस चीज़ को क्लियर करते चले, समझते चले, ठीक है। मिलते हैं हम अगले क्लास में।